हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो भारत में आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत की संस्कृति इस तरीके से है। और आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे तो ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो ये कौन सी ऐसी बीमारी है जो भारत के अंदर हमें बहुत कम देखने को मिलती है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसा तो क्या है इस कंडीशन में जो कि हमें भारत में कम देखने को मिल रही है? क्योंकि भारत की संस्कृति इस तरीके से है कि जो भारत का कल्चर है, इस कल्चर की वजह से ये बीमारी भारत में बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो कौन सी है ये बीमारी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे वेबसाइट की लिंक दे रखी है, जहाँ पे हमने सभी बीमारियों के रिकॉर्डिंग एक आर्टिकल लिख रखे हैं, तो आप वो आर्टिकल भी वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप के बारे में। यह एक ऐसी कंडीशन है जो भारत में बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि भारत का जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसे, जब तक बच्चा चल नहीं पाता तब तक उसे अपने वेस्ट पर कैरी करती है, अपने कमर पर कैरी करती है। तो इस कंडीशन की वजह से अगर बच्चे का अनस्टेबल हिप जॉइंट है, उसका ऑटोमेटिक रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि अगर अनस्टेबल हिप है तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाता है इस पोजीशन की वजह से। क्योंकि इसमें क्या होता है, हिप जॉइंट जब आप बच्चे को अपनी कमर पे रखते हैं तो जो उसका हिप जॉइंट है वो एबडक्शन में जाता है, और जो उसका अनस्टेबल हिप होता है उसका रिडक्शन और उसका ट्रीटमेंट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। मगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको शुरू से ही जो चाइल्ड कैरिंग बैग होता है उसमें फादर और मदर अपने बच्चों को कैरी करते हैं आगे की तरफ, जिसमें क्या होता है कि जो बच्चे का हिप जॉइंट है वो ज़्यादा एबडक्शन में नहीं रहता। तो अगर बच्चे का अनस्टेबल हिप है और उसको अगर आपने एबडक्शन पोजीशन में नहीं रखा तो वो अनस्टेबल हिप को ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए, अनस्टेबल हिप किन किन कारणों की वजह से हो सकता है उसकी अगर हम बात करें तो बहुत सारे कारण होते हैं। या तो जन्म से ही बच्चे का फॉल्टी डेवलपमेंट हुआ हो बोन्स का, जो उसका हिप जॉइंट है उसके अंदर जो आपका एसिटाबुलम होता है हिप जॉइंट के अंदर, वो बहुत ही शैलो हो, बहुत ही छोटा हो, जिसमें जो फीमर का हेड है वो नहीं प्रॉपरली प्लेस हो पा रहा हो। या फिर जो फीमर का हेड है वो बहुत ही ज़्यादा इन्वर्टेड हो, उसकी वजह से आपका जो हिप जॉइंट है वो अनस्टेबल रहेगा और हिप जॉइंट से आपका जो फीमर बोन है वो बाहर आने के चांसेस उसके रहते हैं। दूसरे चांसेस ये होते हैं कि जो आपका हिप जॉइंट का कैप्सूल है वो ज़्यादा स्ट्रेच रहे। उसके बाद जो आपकी मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो एडक्टर मसल हैं, मोस्ट कॉमन जो मसल्स हैं जो अनस्टेबल हिप जॉइंट के अंदर ज़रूरी है। अगर आपका हिप जॉइंट स्टेबल क्यों नहीं होगा, अगर आपकी एडक्टर जो मसल्स हैं वो शॉर्टन हो जाएगी तो भी चांसेस रहते हैं कि आपका हिप जॉइंट अनस्टेबल रहे। तो इन कारणों की वजह से अनस्टेबल हिप जॉइंट होता है, और इसका पता अगर जल्दी लगा लिया जाए तो इसका इलाज आप बेटर तरीके से कर सकते हैं। पर कई पेशेंट अपने बच्चे को एग्ज़ामिन नहीं करते हैं पूरे तरीके से, तो ये पता लगाना मुश्किल होता है। और जब तक आप ओल्ड एज में बच्चा नहीं पहुंचता, थोड़ा सा जब तक बच्चा चलने नहीं लगता तब तक उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, जो आपके पीडियाट्रिशियन होते हैं वो टेस्ट करते हैं, कई सारे टेस्ट होते हैं अनस्टेबल हिप जॉइंट को पता करने के लिए, कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप को पता करने के लिए। जैसे होते हैं आपका ऑर्टोलानीस टेस्ट, बार्लोस टेस्ट, ये पीडियाट्रिशियन करते हैं, जिससे मालूम पड़ जाता है कि बच्चे का हिप जॉइंट जो है वो स्टेबल है या नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि जब बच्चा चलना शुरू करता है तो उस वक्त आपको देखने को मिलता है कि पेक्यूलर गेट होता है, मतलब अजीब से गेट में चल रहा है, वो नॉर्मल पैटर्न में नहीं चल रहा, अजीब से ही कोई पैटर्न में चल रहा है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हो सकता है इसको कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप हो। दूसरा, जो उसकी ग्रोइन रीजन है वहाँ पे बहुत सारी क्रीजेज़ आपको देखने को मिलती है, जिससे भी माँ बाप ये पता लगा सकते हैं कि भाई उसके बच्चे को कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप हो सकता है। और तीसरी ये चीज़ होती है कि अगर आपका बच्चा हिप जॉइंट का मूवमेंट कर रहा है तो हर बार जब भी वो अपने हिप जॉइंट को मूव कर रहा है तो अफेक्टेड साइड पर आपको क्लिक साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से
माँ बाप पता लगा सकते हैं कि कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप या आपके बच्चे का अनस्टेबल हिप है या नहीं है। और डॉक्टर्स तो टेस्ट करते हैं जिसमें आता है ऑर्टोलानिस टेस्ट, बार्लोस टेस्ट, जिसकी वजह से पता लगाया जाता है कि बच्चे का जो हिप जॉइंट है वो अनस्टेबल है या नहीं है। देखिए, जैसा हमने कहा कि जितना जल्दी वो पता चलेगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट होगा। अगर आपका बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है और आप उसको शुरू से अपनी कमर पे कैरी कर रहे हैं, जिस तरीके से भारत की संस्कृति है, माँ बाप अपने बच्चों को कमर पे कैरी करते हैं, अपनी वेस्ट पर कैरी करते हैं, तो अगर उसका हिप जॉइंट अनस्टेबल भी रहा तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरली रिडक्शन में चला जाएगा, क्योंकि जब आप उसको अपनी कमर पे कैरी करेंगे तो जो उसके हिप जॉइंट है वो एबडक्शन में रहेगा और ऑटोमेटिकली हिप जॉइंट का जो फीचर है, जो बायोमैकेनिक्स है उसकी, वो ऑटोमेटिकली उस नेचुरल वजह से वो रिडक्शन में जाएगा। मगर फिर भी अगर किसी कारण की वजह से पता नहीं कर पाते हैं तो इसके ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर किसी को कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है, या तो ओपन रिडक्शन या क्लोज रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन में हम बात करें तो उसमें भी दो तरीके से होता है कि बच्चों को, अगर आपका 3 महीने तक बच्चे को कास्ट देना पड़ता है, तो कास्ट भी कई तरीके के होते हैं। वॉन रोजन स्प्लिंट होता है, बैचलर्स कास्ट होता है, उसके बाद फ्रॉग लेग कास्ट होता है। तो इन 3 ये जो कास्ट के नाम लिए मैंने आपको, ये कास्ट बच्चे को 3 महीने तक दिए जाते हैं। फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि एसिटाबुलम डेवलप हो गया है या नहीं हो गया। अगर एसिटाबुलम डेवलप हो जाता है तो ब्रेस को रिमूव करके और बच्चे की फिजियोथेरेपी करवाई जाती है, ये उसका ट्रीटमेंट होता है। और अगर एसिटाबुलम डेवलप नहीं हुआ तो ओपन रिडक्शन सर्जरी होती है या एसिटाबुलम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी पेशेंट की जाती है। और अगर बच्चा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो चुका है या एक बहुत ज़्यादा बाद में पता चला है तो उसका ओपन रिडक्शन ही करना पड़ता है, जिसमें आपको एसिटाबुलर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज़ और ऑस्टियोटोमी करनी पड़ती है। और उसके बाद जो बच्चे का अनस्टेबल हिप है उसको स्टेबल किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप की एक कंडीशन होती है। मगर आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है क्योंकि भारत में अब लोग थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं और कई लोग बच्चों को वेस्ट पर कैरी नहीं करते हैं। और अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे को जो चाइल्ड कैरिंग बैग होता है उसमें पेशेंट को रखा जाता है, मतलब बच्चे को रखा जाता है। तो अब मान लीजिए अगर आपके बच्चे को अनस्टेबल हिप जॉइंट है और आप उसको चाइल्ड कैरिंग बैग में रख रहे हैं, तो नेचुरली जो बच्चा ठीक हो सकता था विदाउट किसी ट्रीटमेंट के, आप अपने वेस्ट पर उसको कैरी करते हो और वो ऑटोमेटिकली जब तक वो चलना सीखता, जब तक ऑटोमेटिकली उसका हिप जॉइंट रिडक्शन में चला जाता। तो दोस्तों, हमें हमारी संस्कृति को फॉलो करना है। भारत का जो कल्चर बहुत अच्छा कल्चर है जो कि नेचुरली कई बीमारियों को आने से रोक देता है। तो हमारे देश में जो लोग, जिनके पास अभी छोटे बच्चे हैं या अभी होने वाले हैं, तो उनको मेरी ये सलाह है कि आप उनको चाइल्ड कैरिंग जो बैग है उसमें कैरी ना करिए, अपनी वेस्ट पर कैरी करिए। अगर आपके बच्चे का जॉइंट लैक्सिटी है या उसके जॉइंट में लैक्सिटी है या लचीलापन है जिसकी वजह से अनस्टेबल हिप के होने के चांसेस हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो सकता है, ऑटोमेटिकली उसका जो हिप जॉइंट है वो रिडक्शन में जा सकता है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और आप कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप के बारे में क्या क्या जानते हैं, आपकी वैल्यूबल फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।